स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपको कहानी एक सुनाने वाले हैं। ये असल में कहानी नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत समय से खड़ा हुआ है सबके सामने। और यकीन मानिए कि PMO से लेकर बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बीच में और पुराने अगर रॉ ऑफिसर्स से बात की जाए, किसी एजेंसी के अफसर से बात की जाए, तो ये जो सवाल है वो बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। ये सवाल है कि क्या इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर एक CIA एजेंट था? क्या 1966 से इंदिरा की कैबिनेट के अंदर एक ऐसा मंत्री था जो CIA के लिए काम कर रहा था? क्या इंदिरा गांधी को ये सब पता था? इसके बारे में उन्हें जानकारी थी, लेकिन इसे नहीं हटाया गया क्योंकि सरकार गिरने का डर था। कैसे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर, एक फॉर्मर PM के ऊपर CIA एजेंट होने के आरोप लगते हैं? इंदिरा गांधी कैबिनेट का एक मंत्री, एक बहुत बड़ा मंत्री, रात को टैक्सी लेकर किससे मिलने जाता था, कहाँ जाता था? इन सब बातों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं और ये सब आपको आज इस एपिसोड में सुनने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी अवेलेबल है, ये सब कुछ, और ये जितनी जानकारी है, ये सब हम अपने रिसर्च के बाद और बहुत सारे एजेंसीज के और रॉ के ऑफिसर्स के द्वारा लिखी और कही बातों को देखते हुए, सुनते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रॉ के फॉर्मर ऑफिसर्स ने लिखा हुआ है, कहीं पे बताया हुआ है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। ये बात है 1971 दिसंबर की। 16 दिसंबर को जब भारत के सामने ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर किया और उसके बाद एक नए देश का जन्म होता है, एक नया देश बांग्लादेश बनता है। इस 16 दिसंबर के ठीक एक हफ्ते पहले दिल्ली के अंदर PM ऑफिस में इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स की, आला अधिकारियों की एक मीटिंग की थी। और एक सीक्रेट मीटिंग थी, इसमें बहुत ही प्राइवेट डिस्कशंस थे जो इसी वॉर से रिलेटेड थे। 1971 जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। इस मीटिंग में जितनी बातें हुई थी, अगले ही दिन करीबन बताया जाता है कि 12 घंटे के अंदर ये सारी बातें उस समय के जो US के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड निक्सन, उनकी टेबल पर एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन केबल के रूप में मौजूद थी। एक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस केबल भारत से बाकायदा US भेज दिया गया था 12 घंटे के अंदर, जिसमें सारी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस मौजूद थी और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई थी। अब यहाँ पे ये जो पूरी डिटेल्स थी मीटिंग की, वो US पहुँचती हैं। बताया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर इंदिरा गांधी ने जो बातचीत की थी, उसमें भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, उसके भारत के जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो युद्ध के उद्देश्य थे, उनके बारे में बातचीत थी। इसमें बातचीत ये थी कि एक प्लान ऑफ एक्शन था भारत का, कि हम सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ बांग्लादेश को बनाने तक ये नहीं करेंगे। हमारा इसके आगे भी एक प्लान है। हमारे इसके आगे हम वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर और उसके बाद POK के ऊपर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। इंदिरा गांधी उसके लिए प्लान कर रही थी और ये जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन था, इसके ऊपर इसमें बातचीत हो रही थी यहाँ पे इस मीटिंग में। लेकिन जब ये चीज़ें सारी US के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के सामने पहुँचती हैं, इसी के बाद अगले ही दिन या उस हफ्ते के बीच में बताया जाता है कि UN से एक कॉल आया और इसके बाद में जितना भी ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन था जो आगे लिया जाना था POK के ऊपर और वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ये सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन बन के रह गया और ये कभी भी प्रैक्टिकल रियलिटी में एक्शन नहीं हो पाया इस पर। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन केबल के थ्रू एक पूरा पेपर जिसमें ये सब लिखा हुआ था, वो US तक पहुंचती है। अब ये उस जगह जब पहुंची है तो ऐसा बिना किसी एजेंट के नहीं हो सकता और यहीं से ये कयास लगाने लगे थे, ये चीज़ें उठने लगी थी कि भारत के अंदर, इंदिरा गांधी कैबिनेट के अंदर कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा मंत्री है जो भारत की खुफिया इन्फॉर्मेशन, प्रधानमंत्री ऑफिस की खुफिया इन्फॉर्मेशन, उसके मीटिंग्स की US तक पहुंचा रहा है। अब यहाँ से ये जो बातें थी, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। इन बातों में अमेरिका के और अलग अलग देशों के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनके लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट बन चुका था और वो इस पर रिसर्च करने लगे थे कि क्या भारत के अंदर इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक CIA एजेंट मौजूद था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है IAS बनना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना,
तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आए एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम है P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से एक बैच चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे जो एक कोड दिख रहा है VJ लाइव, आप इस कोड को लगाते ही इस पूरे कोर्स के ऊपर जो 65,000 का कोर्स है वो यहाँ पर आपको 29,999 में मिल जाता है। इतने बड़े डिस्काउंट के साथ आप यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे अपनी इस तैयारी को मजबूत करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जल्दी से कोड लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद। तो वापस चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो बाहर भी पहुंची थी भारत से, खुफिया इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि इंदिरा गांधी कैबिनेट में एक CIA एजेंट है। ये इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च जर्नलिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, राइटर्स इसके ऊपर काम करने लगे थे। और इसी के साथ 1983 में एक बुक पब्लिश हुई थी। एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे सेमर हर्श। सेमर हर्श ने एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था, जिसका नाम था द प्राइस ऑफ पावर। और इस बुक के अंदर उन्होंने एक भारत के ऐसे बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर आरोप लगाया था जो भारत के बहुत बड़े ओहदे पर, कहा जाए कि सबसे बड़े ओहदे पर बैठे थे और वो उस ओहदे पर बैठ चुके थे। सेमर हर्ष ने इस अपनी बुक में ये क्लेम किया कि भारत के फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर, मोरारजी देसाई, वो CIA के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोरारजी देसाई 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में भी और उसके बाद भी, उसके पहले भी CIA के लिए काम कर रहे थे। यहाँ से भारत से सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन CIA को दे रहे थे। ये जब आरोप लगाया जाता है, इसमें इन्होंने ये भी लिखा कि मोरारजी देसाई को CIA की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन देने के एवज में $20,000 पर ईयर दिया जाता है। अब ये जब आरोप यहाँ पे लगे, भारत में इस बात का, ये बात आई सामने, तो मोरारजी देसाई इससे बुरी तरह बौखला भी चुके थे और इन्होंने साथ ही इसके सेमर हर्ष के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये लॉ सूट था $50 मिलियन का। उन्होंने US के अंदर एक लॉ सूट फाइल किया सेमर हर्ष के ऊपर कि ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। और यहाँ पर जब ये केस अदालत में गया US के अंदर, तो यहाँ पर सेमर हर्ष क्योंकि एक गलती कर चुके थे, और ये गलती ये थी कि सेमर हर्ष ने ये कहा कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में, मतलब 1971 में, मोरारजी देसाई इन्फॉर्मेशन भारत से CIA की तरफ भेज रहे थे। लेकिन सेमर हर्ष यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि मोरारजी देसाई 1971 में सरकार का हिस्सा ही नहीं थे, वो कैबिनेट का पार्ट ही नहीं थे। अब यहाँ पे एक इतना बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इतनी बड़ी गलती कर देता है। अब इस गलती के चलते यहाँ पे मोरारजी देसाई ने इनके ऊपर केस भी फाइल कर दिया $50 मिलियन का US में। करीबन 1989 में जब ये केस US की एक फेडरल कोर्ट ने सुना है, जब इसकी सुनवाई स्टार्ट हुई है, उस समय करीबन मोरारजी देसाई की जो उम्र थी वो 93 थी, 93 साल के थे वो। फिजिकली वो वहाँ पे अपीयर नहीं हो सकते थे कोर्ट के अंदर। तो इसकी सुनवाई चलती है यहाँ पे, और इस केस के चलते मोरारजी देसाई जब अपना एक वीडियो मैसेज उन्होंने यहाँ से भारत से बना के भेजा जिसमें वो गांधीवादी विचारधारा की, अपनी वैल्यूज़ की बातें कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि वो ऐसा कभी कर नहीं सकते। लेकिन ये जो दावा था सेमर हर्ष का कि वो एक CIA एजेंट की तरह काम कर रहे थे भारत में, इसे गलत प्रूफ करना बहुत बड़ा टास्क था एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मोरारजी देसाई ने अपना पूरा वीडियो बना के भेजा वहाँ पे, वैल्यूज़ की उसमें बातें की, उन्होंने बताया गांधीवादी विचारधारा के बारे में। लेकिन यहाँ पे 6 जूरी की जो टीम थी, जो 6 जजेस की टीम थी US की उस कोर्ट की, उन्होंने सेमर हर्ष के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने ये बताया उसमें कि ये जो आपने मोरारजी देसाई ने जो इनके ऊपर क्लेम किया कि इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, इसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सेमर हर्ष का जो दावा है उसे आप जो है वो गलत प्रूफ करने में, उसे बेबुनियाद साबित करने में नाकाम हो गए। तो इसके चलते सेमर हर्ष यहाँ पे केस जीत जाते हैं। लेकिन ये बात जो है कि मोरारजी देसाई इस तरह का काम कर रहे थे, ये बात सही है कि उनका रॉ के बनने के बाद मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो रॉ का बजट कम कर दिया गया। उसके बाद उसके कई सारे ऑफिसर्स को ऑफिस से अटैच कर दिया गया। बहुत सारा इसमें रोल बताया जाता है कि उनको ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ का यूज़ पॉलिटिक्स में किया है, पॉलिटिशियन को दबाने में किया है, इन्फ्लुएंस करने में किया है, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए किया है। लेकिन मोरारजी देसाई कभी भी ऐसे एंटी नेशनल चीज़ नहीं कर सकते थे। ये रॉ के ऑफिसर्स भी फॉर्मर बताते हैं
कि मोरारजी देसाई कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे सेमर हर्ष का ये दावा जो था वो गलत था। सेमर हर्ष यहाँ पे एक बड़ी गलती कर चुके थे। लेकिन अब सेमर हर्ष से, एक इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा पॉइंट कि उनके पास में ये जो इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा आरोप मोरारजी देसाई के ऊपर लगाया, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास आई कहाँ से थी कि मोरारजी देसाई एक CIA एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? इसके लिए रॉ के एक फॉर्मर ऑफिसर है, एक एक्स ऑफिसर है, NK सूद, वो अपने एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि दरअसल वॉशिंगटन में 80s में ही वॉशिंगटन के अंदर एक पार्टी थी और उस पार्टी में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स, बहुत ही प्रोमिनेंट लोग आए हुए थे। एम्बेसी के भी बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग थे वहाँ पे। सेमर हर्ष भी, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उस पार्टी के अंदर सेमर हर्ष ने ये सुना था कि भारत में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर 1971 के अंदर एक CIA एजेंट था, एक मंत्री था ऐसा जो CIA के लिए काम कर रहा था। अब यहाँ से जब हर्ष ने ये बात सुनी थी, तो इसके बाद इन्होंने, ऐसा बताया जाता है NK सूद के ही द्वारा, जो फॉर्मर रॉ ऑफिसर है, उन्होंने बताया है एक इंटरव्यू में कि सेमर हर्ष ने US में एक सीनियर रॉ ऑफिसर से बातचीत की और उन्होंने वहाँ पे उससे जब बातचीत की उन ऑफिसर से, तब उन्होंने उनसे ये पूछा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इससे और ज़्यादा जानकारी पता करना चाहिए। तो वहाँ पे ये पता चलता है, उस रॉ ऑफिसर ने इन्हें बताया था कि ये जो शख्स है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जो CIA के लिए काम कर रहा था भारत के अंदर, वो भारत में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद वो एक स्टेट के CM भी रह चुके हैं, और फाइनेंस और जो बजट रिलेटेड भारत के मुद्दे हैं बड़े, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये वो शख्स थे जो इन तीनों पोजीशंस में थे और वो ऐसा कुछ काम कर रहे थे। ये उन रॉ ऑफिसर ने इन्हें बताया, सेमर हर्ष को। अब यहाँ पे हर्ष ने अपना जब पूरा गुणा भाग लगाया, जब इन्होंने सारे डॉट्स को कनेक्ट किया, तो इनके हिसाब से इन्होंने मोरारजी देसाई को इन तीनों चीज़ों में फिट पाया। इन्होंने यहाँ पे ये भी देखा कि मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे भारत के, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे भारत के, और साथ ही जब महाराष्ट्र और गुजरात एक स्टेट हुआ करता था, जब वो बॉम्बे स्टेट था, तब उस समय 1952 से 56 तक मोरारजी देसाई उस बॉम्बे स्टेट के CM भी रहे थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। तो ये जब तीनों चीज़ें फिट हो रही थी, जब इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन और पूरा जर्नलिज्म, अपना एक रोल वहाँ पे प्ले किया सेमर हर्ष ने, तो वहाँ पे इनको पता चलता है कि ये मोरारजी देसाई हैं जो इसमें फिट होते हैं तीनों चीज़ों में। और इसी के तहत ये जो रॉ ऑफिसर का इंडिकेशन था, उसके तहत इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा दावा किया कि मोरारजी देसाई हैं वो सीनियर पॉलिटिशियन जो CIA एजेंट थे। लेकिन ये दावा उनका गलत था। जो रॉ के ऑफिसर ने इंडिकेट किया था वो उन्होंने किसी और, एक और बड़े मंत्री पर किया था, इंदिरा गांधी कैबिनेट के उस समय के 1971 के। उनका ये दावा गलत हो गया था यहाँ पे सेमर हर्ष का, क्योंकि वो जो इंडिकेशन था रॉ के ऑफिसर का, वो किसी और मिनिस्टर के लिए था, और यहाँ पे उनका जो टारगेट गलत हुआ सेमर हर्ष का, उसके चलते उन्होंने मोरारजी देसाई को, भारत के जो फॉर्मर PM थे, उनके ऊपर ये इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इंदिरा गांधी कैबिनेट के अंदर एक CIA एजेंट था जो काम कर रहा था। अब यहाँ पर 1970s में एजेंसीज, क्योंकि ये हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी ये बात बताते हैं कि 1970s में दिल्ली के अंदर एक CIA लेडी ऑपरेटिव रहती थी, एक CIA लेडी ऑफिसर थी, वो यहाँ पर रहती थी। क्योंकि डाउटफुल लोगों के ऊपर लगातार एजेंसीज नज़र रखती हैं, निगरानी की जाती है, तो ऐसी ही निगरानी इस लेडी ऑफिसर के घर के बाहर हमारे एजेंसीज के वॉचर्स जो खड़े थे, जो एजेंट्स खड़े थे, वो कर रहे थे। यहाँ पे इस निगरानी के दौरान ये देखा जाता है कि एक दिन रात के 10:30 बजे करीब एक गांधी टोपी पहन के एक मिनिस्टर था, क्योंकि उस समय जो कैबिनेट हुआ करती थी, जो भारत सरकार थी, उसमें 71 से लेके 77 तक और इन सालों में जो मिनिस्टर्स थे वो गांधी टोपी पहनते थे। तो ऐसा एक मिनिस्टर थे जो करीबन 10:30 बजे गांधी टोपी पहने वहाँ पे पहुँचे थे, टैक्सी से उतरते हैं और इस लेडी ऑफिसर के, CIA की जो लेडी ऑफिसर थे, उसके घर में घुस जाते हैं। अब जो वॉचर्स थे वो यहाँ पे खड़े हुए थे, इन्होंने ये देखा। इसी के चलते ये देखते हैं कि ये जो गांधी टोपी पहने हुए जो मंत्री थे, ये आधी रात को यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकले तो इनकी टैक्सी का, ये जो एजेंसीज के वॉचर्स थे, इन्होंने पीछा किया, और पीछा जब किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये एक बंगले में जाके घुसते हैं, घर में जाके घुसते हैं, जो घर था इंदिरा गांधी कैबिनेट के एक बहुत बड़े मंत्री का।
अब यहाँ से जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो अगले ही दिन ये बातें आईबी के डीसीआईओ को बताई जाती है। डीसीआईओ एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीसीआईओ को ये बात बताई गई उस समय। और इसके बाद में ये जो सीआईए की लेडी ऑफिसर थी जो दिल्ली में रहती थी, उसकी निगरानी पहले से चली रही थी, लेकिन इसके साथ में वो जो मंत्री थे इंदिरा गांधी कैबिनेट के, उनकी भी निगरानी चालू हो जाती है। उनके पीछे भी, उनके घर के बाहर भी जो वॉचर्स थे वो खड़े होने लगे। अब कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता है और इसके बाद ये वॉचर्स जो थे, जो एजेंसीज के लोग थे, इन्होंने फिर से ये देखा कि ये जो मंत्री थे वो अपने घर से निकलते हैं आधी रात में, करीबन 11 और 10:30 के आसपास ही, वॉक करने के लिए, टहलने के लिए निकलते हैं। इसके बाद एक टैक्सी लेते हैं और ये टैक्सी सीधा फिर से उसी सीआईए लेडी ऑफिसर के घर के बाहर पहुंच जाती है। और इसके बाद में ये लोग अंदर ये चले जाते हैं, आधी रात को फिर बाहर निकलते हैं और फिर से इसी तरह अपने घर पे आते हैं। जब ये सिलसिला 3 से 4 बार होता है, इसके बाद में ये बात कंफर्म होती है और इसी के बाद बताया जाता है कि ये बात इंदिरा गांधी को भी बताई गई। इंदिरा गांधी को ये बात बताई जाती है और ऐसा कहा जाता है, ये रॉ के ऑफिसर्स जो हैं वो बताते हैं ऐसा, कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में उस समय सिर्फ एक नहीं 2 ऐसे मिनिस्टर्स थे बड़े, जिनमें से एक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के लिए काम कर रहा था और एक ऐसे मिनिस्टर थे जो उस समय के जो सोवियत यूनियन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी, उसके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे 2 मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात आती है। लेकिन ये सब जो बातें थी ये 1977 के पहले, जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा था 75 से शायद 76 तक, तो ये जो टाइम था जब 1977 के पहले इमरजेंसी के टाइम पे रॉ के ऑफिसर ने ये बातें जब इंदिरा गांधी को बताई, तो इसके बाद में बताया जाता है कि इंदिरा गांधी को इस बात के बारे में खबर थी। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इंदिरा गांधी ने इन्हें डिसमिस क्यों नहीं किया, इन दोनों मिनिस्टर्स को अपनी कैबिनेट से निकाला क्यों नहीं उसी वक्त। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि सरकार गिरने का जो खतरा था वो बहुत बड़ा था अगर इन दोनों मिनिस्टर के ऊपर हाथ डाला जाता, अगर इन्हें डिसमिस किया जाता। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि ये दोनों मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी कैबिनेट के बहुत ज़्यादा पावरफुल मिनिस्टर्स थे, इनके पास कई सारे एमपीज़ का सपोर्ट था और इनका अगर सपोर्ट हटता और ये बात बाहर आती कि सीआईए के एजेंट इंदिरा गांधी कैबिनेट में काम कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन का प्रेशर प्लस ये दोनों मिनिस्टर्स अपना सपोर्ट वापस लेते, कई सारे एमपीज़ इनके साथ चले जाते, तो ये सरकार जो थी इंदिरा गांधी की सरकार वो गिर सकती थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। हुआ ये कि जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस डिक्लेयर किए 1977 में, ऐसे 2 मिनिस्टर्स थे जो इंदिरा गांधी की इस सरकार को, इस कैबिनेट को 1977 इलेक्शंस के पहले ही छोड़कर चले गए थे। और ये बताया जाता है कि जब ये 2 मिनिस्टर गए हैं तो इसी के बाद ये जो इलेक्शन था, ये इंदिरा गांधी की सरकार इसमें बहुत बुरी तरह से गिरती है। ये इलेक्शंस, कांग्रेस बहुत बड़ी हार इसमें होती है कांग्रेस की, और यही इलेक्शन था जिसके बाद देश ने ये देखा था कि कोई दूसरी भी पार्टी सत्ता में आती है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं इसके बाद कि 2 ऐसे मंत्री थे जो बड़े मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी कैबिनेट के, और वो ये कैबिनेट छोड़ के भी गए थे 1977 में। अब 19 नवंबर 1979, करीब 2 साल बाद, ये जो पूरा मुद्दा था ये अलग अलग गलियारों में सत्ता के और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बातचीत का एक सब्जेक्ट बन चुका था। लोग इसके बारे में बातचीत भी करते थे, लेकिन ये मीडिया में भी बात अब आना शुरू होती है। 19 नवंबर 1977 इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकाला और इस आर्टिकल में जो इसकी हेडलाइन थी, जो इसका टाइटल था, वो ये था कि राज नारायण सेज जगजीवन राम मे हैव बीन सीआईए एजेंट। ये जो टाइटल था, इसमें राज नारायण जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट थे लोक दल के उस समय, और उन्होंने जगजीवन राम बाबूजी, जिनको बहुत बड़ा एक लीडर माना जाता है, बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे इंदिरा गांधी कैबिनेट के, उनके ऊपर जगजीवन राम जी के ऊपर राज नारायण ने आरोप लगाए थे। और ये सीधे आरोप इस तरह के थे कि वो शायद सीआईए एजेंट हो सकते हैं इंदिरा गांधी कैबिनेट में, जो इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 की सारी इंफॉर्मेशन सीआईए तक पहुंचा रहे थे। ये जब आरोप लगाए जाते हैं, इसके बाद राज नारायण ने इसमें ये भी कहा था कि इसका जो आइडेंटिटी है इस मिनिस्टर की, ये सिर्फ 2 लोगों को इस समय पता है, एक उस समय की जो सीआईए चीफ है उनको, और एक इंदिरा गांधी को, लेकिन इसके ऊपर कुछ किया नहीं गया है अभी तक। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जाती हैं, लेकिन इसका खंडन करते हुए, इस आरोप का, उस समय के जो जनता दल के, जो जनता पार्टी के
आपके जो चीफ थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने ये कहा कि राजनारायण के जो चार्जेस हैं वो टोटली इररिस्पॉन्सिबल है और ये इस पे कंटेम्प्ट होना चाहिए और ये जो चार्जेस हैं एक तरह से गलत है और राजनारायण जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, ये उन्होंने यहाँ पे कहा। लेकिन अब इसी के बाद आप ये देखिए कि इसी साल 1979 में ही एक अमेरिकन राइटर और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट जिनका नाम था थॉमस पावर्स, अमेरिका के थॉमस पावर्स ने एक अपनी बुक रिलीज़ की और इस बुक का जो टाइटल था वो था द मैन हु केप्ट सीक्रेट्स। ये बुक उन्होंने उस समय के जो CIA के चीफ थे रिचर्ड हेल्म्स, उनके ऊपर लिखी हुई थी। इस बुक के अंदर लेकिन थॉमस पावर्स ने ये साफ तौर पर मेंशन किया था, इस बात का जिक्र किया था कि 1971 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर एक CIA एजेंट था जो कि सारी इंफॉर्मेशन भारत की CIA तक पहुंचाता था, अमेरिका तक पहुंचाता था। इस बात का जिक्र होता है यहाँ पे। इसी के साथ एक बुक ये जो थी द मैन हु केप्ट सीक्रेट्स थॉमस पावर्स की, इसी को देखते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने, एक बहुत बड़े अखबार ने, एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उस आर्टिकल में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि लीडिंग पॉलिटिशियंस इंदिरा गांधी की कैबिनेट के, जो कि गांधी पार्टीज जो है, जो कांग्रेस पार्टी है उसके अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ऐसे दो लोग हैं, दो लीडिंग पॉलिटिशियन हैं जो इस कैबिनेट का इंदिरा गांधी की हिस्सा थे 1971 में। और इसके बाद इसमें सवाल उठाए जाते हैं, इसमें दो लोगों का नाम भी सामने आता है जो इसमें बताया जाता है, ये नाम जो उस आर्टिकल में सामने आए। इसमें लिखा हुआ था कि एक उनमें से जगजीवन राम जो कि डिफेंस मिनिस्टर उस समय थे 1971 में, और दूसरा नाम यहाँ पे आता है यशवंत राव चौहान जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे 1971 में। इन दोनों के नाम यहाँ पे बताए जाते हैं, लेकिन ये फॉल्स एलिगेशन ही एक तरह से आप इन्हें कहेंगे क्योंकि इनका कोई कभी प्रूफ नहीं निकल के आया सामने। ये जो दोनों मिनिस्टर्स थे, ये बात सच है कि ये इंदिरा गांधी कैबिनेट में बड़े मंत्री थे, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे और बहुत बड़े फिगर थे जनता दल के और लोक दल के। साथ ही ये भी बात सही है कि इन दोनों ने ही जो 1971 में इलेक्शंस हुए थे उसके पहले इंदिरा गांधी की कैबिनेट को छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से सामने निकल के आती हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत या कोई प्रूफ नहीं है इस तरह के कि इतने बड़े मिनिस्टर्स के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस डायरेक्टली लगा दिए जाए। ये बातें नॉवेल्स में हैं, बुक्स में हैं, इनके बारे में बड़े बड़े राइटर्स ने कहा है, लिखा है, लेकिन इनका कोई भी प्रूफ अभी सामने नहीं है। ये बेशक देश के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था क्योंकि जिस तरह से भारत की खुफिया इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंच रही थी CIA तक, अमेरिका तक। ये बताया जाता है कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में एक बार जब इंदिरा गांधी की जो बातचीत थी वो सोवियत एम्बेसडर्स के साथ में हो रही थी, तो ये जो उनकी बातचीत थी इंदिरा गांधी की, भारत की प्रधानमंत्री की सोवियत एम्बेसडर के साथ, ये बताया जाता है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ये पूरी बातचीत, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा अमेरिका के उस समय के जो US के जो सेक्रेटरी थे हेनरी किसिंगर, उनके पास पहुंच चुका था। इसकी पूरी खुफिया डिटेल्स, इसकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हेनरी किसिंगर के पास में पहुंच चुकी थी, US के जो सेक्रेटरी थे। तो ये चीज़ें सामने लगातार आ रही थी। इससे यहाँ पर 3 सवाल खड़े होते हैं। एक, कि क्या इंदिरा गांधी की कैबिनेट के अंदर वाकई कोई CIA एजेंट था? क्या इंदिरा गांधी जानती थी ऑफिशियली उसके बारे में? और क्या सरकार गिरने के डर से इंदिरा गांधी ने कभी इस बात को उजागर नहीं किया, कभी उन्हें, वो जो मिनिस्टर थे उनको डिसमिस नहीं किया? अब करीबन कई साल बीतने के बाद, साल 2010-2011 के आसपास, CIA ने अपने कई सारे ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें डीक्लासिफाइड किया था, जिन्हें पब्लिक के लिए उजागर कर दिया था, पब्लिक कर दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट था 5 अक्टूबर 1972 का। ये जो डॉक्यूमेंट था 5 अक्टूबर 1972 का, इसमें भारत के उस समय के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह, उनके और US सेक्रेटरी उस समय के जो थे विलियम रॉजर्स, उनके बीच की बातचीत थी। उस डिस्कशन का पूरा मेमोरेंडम था और इसमें साफ तौर पर ये बातचीत थी इस बारे में कि क्या इंदिरा गांधी की कैबिनेट में जो CIA एजेंट है, इसकी खबरें जो चल रही हैं, इसके बारे में ये दोनों क्या सोचते हैं, ये बातें जो हैं वो कितनी हद तक सही हैं, इसके बारे में ये पूरी बातचीत थी। और इसका जो पूरा एक मेमोरेंडम ऑफ कन्वर्सेशन था, ये CIA ने डीक्लासिफाइड कर दिया था इस डॉक्यूमेंट को। 2010 में और 11 में करीबन ये हुआ था। इसी के बाद बताते हैं कि अनुज धार, भारत में जो सुभाष चंद्र बोस की भी जो डेथ कॉन्स्पिरेसी है, जो मिस्ट्री है, उसके लिए भी लगातार लड़ाई करते हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं। अनुज धार ने यहाँ पे एक RTI
फाइल की थी और इन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से, CIC से इस मैटर पर जवाब मांगा था, संज्ञान लिया था। इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए RTI लगाई थी कि ये जो मैटर है कि CIA का एक एजेंट इंदिरा गांधी की कैबिनेट में 1971 में था, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, ये दी जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे बीच में अपना दखल करते हुए उन्होंने ये बताया भारत में अनुज धर की जो RTI थी उस पर कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास में ये जो रिकॉर्ड्स हैं डिस्कशंस के, मीटिंग्स के, स्वर्ण सिंह के और विलियम रॉजर्स के बीच की बातचीत के, ये अवेलेबल हैं इस समय। लेकिन क्योंकि CIA उनको डिक्लासिफाइड कर चुकी थी तो ये अवेलेबल है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ये इसका पूरा जानकारी देने से, इसकी इंफॉर्मेशन देने से अनुज धर की RTI पर। उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और ये इस तरह पब्लिक नहीं की जा सकती। एक तरफ मिनिस्ट्री भारत की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इस पूरी कन्वर्सेशन को, डिस्कशन को कॉन्फिडेंशियल बता रही थी। दूसरी तरफ US की CIA ने, US गवर्नमेंट ने इन डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाइड कर दिया था, पब्लिक कर दिया था, जिसमें साफ तौर पर उस पूरी कन्वर्सेशन का उस समय के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह और US सेक्रेटरी विलियम रॉजर्स की जो बातचीत थी भारत में CIA एजेंट के होने की खबरों पर, इस बात को उन्होंने वहाँ से पब्लिक कर दिया था और साथ ही एक पूरे टाइटल के साथ में किया था। वो टाइटल था कि इंडियन एलिगेशंस रिगार्डिंग CIA एक्टिविटीज़। लेकिन फिर भी अनुज धर की इस RTI को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया और ये RTI यहाँ से रिजेक्ट होती है और उसके बाद कभी ये चीज़ें अभी तक उठी नहीं है दोबारा, और ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से चल रहा है। तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक CIA एजेंट था, ये सभी मानते हैं, ये आर्टिकल्स में निकल चुका है, इसके ऊपर बुक्स पब्लिश हो चुके हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, रिसर्चर्स ने इसके ऊपर आर्टिकल्स निकाले हैं, बुक्स बनाई है, खुद रॉ के फॉर्मर ऑफिसर्स ने अपनी बुक्स में इसे मेंशन किया है इसके बारे में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कभी भी सामने नहीं आई। कभी भी इस नाम को, ये जो मंत्री थे जो CIA के एजेंट की तरह भारत में इंदिरा गांधी कैबिनेट में काम कर रहे थे, बताते हैं कि इस नाम को कभी भी PMO से बाहर नहीं निकलने दिया गया और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद ही कभी बाहर आ पाएंगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने और भी ऐसे टॉपिक्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम भी आपके लिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।